नमस्कार, मैं हूँ चांदनी बजाज और हम आपके लिए लेके आए हैं एक लीगल अवेयरनेस सीरीज़, एक इंटरव्यू बेस्ड सीरीज़। इसका नाम है कायदा कानून। अक्सर ये देखा जाता है कि अधिकतर लोगों को अपने कानूनी अधिकारों के बारे में, जिसे कि हम लीगल राइट्स भी कहते हैं, इनकी अच्छे से नॉलेज नहीं होती है, जिनकी वजह से उन्हें डे टू डे लाइफ में सफ़र करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लाए हैं ये लीगल अवेयरनेस सीरीज़। आज की इस लीगल अवेयरनेस सीरीज़ में इसके फर्स्ट एपिसोड में हम आपको मिलवाते हैं हमारे लीगल एक्सपर्ट से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर तरुण अरोड़ा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर साहब। धन्यवाद मैडम। मैं आपको बता दूं कि हमारे डॉक्टर साहब डीन स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज़ एट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बठिंडा में है। इसी के साथ साथ वो सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर और ऑन एनवायरमेंटल लॉ बाय यूनाइटेड नेशंस भी हैं। डॉक्टर साहब के करीब 250 कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, और इसी के साथ साथ करीब 60 रिसर्च पेपर्स भी हैं। सर, जैसे कि हम लीगल अवेयरनेस के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें कंज्यूमर की, हम सभी कंज्यूमर हैं किसी ना किसी तरीके से, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट तरीके से। एक बच्चा है, चाहे कोई ओल्ड एज में, हम सभी कंज्यूमर्स हैं। तो इंडिया में कंज्यूमर राइट्स को लेके किस तरह के लॉज अवेलेबल हैं, इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। जी चांदनी जी, आपने कंज्यूमर राइट्स के बारे में जो कानून हैं, जो उसके बारे में प्रश्न पूछा है, इसका उत्तर काफ़ी व्यापक है। देखिए, जब कंज्यूमर राइट्स की बात आती है और उनके राइट्स को प्रोटेक्शन के लिए जो लॉज पास किए गए हैं उनकी बात आती है, तो हमें एक बात को समझना होगा कि कंज्यूमर के राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए भारत में दो तरह के कानून हैं। जी सर। एक है प्रत्यक्ष कानून यानी डायरेक्ट लॉज, और दूसरे हैं अप्रत्यक्ष कानून यानी इनडायरेक्ट लॉज। जो डायरेक्ट लॉज हैं उनमें पहले तो शामिल होता था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जिसको हम बोलते थे, और अभी हाल ही में सन 2019 में भारतीय संसद के द्वारा एक नया कानून पारित किया गया जिसको अब हम बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। तो ये जो दोनों कानून हैं, ये हैं डायरेक्ट लॉज, जो कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक बेटर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म देने के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा कुछ कानून ऐसे हैं जो कि कंज्यूमर से डायरेक्ट रिलेट नहीं करते हैं, वो वस्तुओं से रिलेट करते हैं, चीज़ों से रिलेट करते हैं, जिनको हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में प्रयोग में लाते हैं। जैसे प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। तो अगर फूड अडल्ट्रेटेड होगा या एक्सपायरी डेट वाला फूड दिया जाएगा तो सर्टेनली द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स विल बी वायोलेटेड, कि उससे भी तो कंज्यूमर के जो अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है, उनका उल्लंघन हो रहा है। तो अब इस तरह के कई कानून ऐसे हैं। इसी तरह था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, वो भी जो हमारे भारत के राष्ट्र के अंदर रहने वाले हमारे नागरिक हैं उनके बतौर उपभोक्ता, बतौर कंज्यूमर जो उनके अधिकार हैं उनकी सुरक्षा की बात करता है। इसी तरह ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट एंड और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट एंड एसेंशियल कमोडिटीज सर्विसेज, एसेंशियल सर्विसेज का भी एक कानून है। तो इस तरह से कुछ कानून ऐसे भी हैं जो कि डायरेक्ट नहीं परंतु इनडायरेक्ट तौर पर कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। जी सर। सर, जैसे कि आपने हमें बताया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लॉज हैं, इसी से मेरा एक सवाल बनता है जी। एक तो आप हमें बताइए कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अवेलेबल था, उसके रहते कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की क्या ज़रूरत पड़ी, और इसी के साथ आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि क्या पुराने एक्ट में अमेंडमेंट हुई है या नया एक्ट टोटली नया है, उसमें पुराने एक्ट से कुछ रिलेशन नहीं है। दरअसल हमें एक बात समझनी होगी
कि कानून व समाज दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू हैं और उस सिक्के का नाम है जीवन। तो जीवन की जो यात्रा है, जीवन के जो पड़ाव हैं, इसमें व्यक्ति एक सामाजिक पशु, सामाजिक प्राणी होने की वजह से जब समाज विकसित होता है तो उस व्यक्ति के जो क्रियाकलाप हैं, उसकी जो गतिविधियां हैं, उसका जो बिहेवियर है, उसको नियंत्रण में रखने के लिए, उसको नियमों के अधीन लाने के लिए कानून बनाए जाते हैं। तो जैसे जैसे समाज का विकास होता है वैसे वैसे कानून का भी विकास होना जरूरी है। अब देखिए, आपने पूछा कि 1986 के बाद ये 2019 का कानून बनाए जाने की क्या जरूरत थी। तो अब 1986 के बाद हमारे सामाजिक आर्थिक जीवन में बहुत भारी परिवर्तन आया है। आप देखिए, 1990 के आर्थिक सुधारों के दौर में उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण के चलते हुए जो विदेशी कंपनियां थी, विदेशी विक्रेता थे, यानी फॉरेन ब्रांड्स, वो भी इंडिया में आए। आज आप घर बैठे भारत के किसी भी कोने में बैठे हुए, किसी भी गांव में बैठे हुए विदेशी वस्तुओं को खरीद सकते हैं। तो यह जो इतना भारी परिवर्तन आया है हमारे सामाजिक परिवेश में, उसने पूरे सामाजिक ढांचे को आमूलचूल जो एक परिवर्तन का दौर हमने देखा है, उस दौर में कुछ नए मुद्दे उत्पन्न हुए। तो उन मुद्दों से जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, उसके अधिकारों को कहीं ना कहीं खतरा था। जैसे ऑनलाइन परचेजिंग की बात करते हैं, आज छोटा सा 14-15 साल का बच्चा भी ऑनलाइन परचेज कर लेता है। बिल्कुल सही। कुछ दिन पूर्व मेरे 10 साल के बच्चे ने अमेज़न पे हेडफोन्स ऑर्डर किए, तो अब वो पूछ रहा है कि पापा क्रेडिट कार्ड। तो आपको ये बात समझनी होगी कि आज जो पहले का कानून था 1872 का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें एक व्यक्ति तभी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जब वो 18 वर्ष से ऊपर की आयु का हो। परंतु यहां एक बच्चा ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से अपना सामान खरीद रहा है और वो चूंकि अपने माता पिता की देखरेख में खरीद रहा है, निगरानी में खरीद रहा है, उनके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से खरीद रहा है। तो अब जब हमारे सामाजिक परिवेश में इतना भारी परिवर्तन आया तो यह अनिवार्य हो गया था, जरूरी हो गया था कि हमारे कानूनों में भी परिवर्तन आए। इसीलिए इन परिवर्तनों के दौर से उत्पन्न कठिनाइयों को हल करने के लिए जो जटिलताएं थी, उन उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए, उनके हितों के संरक्षण के लिए, क्योंकि कानून पीछे रह गया, तो कानून पीछे रह गया तो हमारी न्याय प्रक्रिया में यह कठिनाइयां आई। तो अब इस न्यायिक प्रक्रिया में जो कठिनाइयां थी, उस कठिनाइयों का हल करने के लिए कि किस तरह से हम उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण आज प्रभावी ढंग से कर सकते हैं, सुलभ ढंग से कर सकते हैं, इसलिए हमें जरूरत थी एक नए कानून की। इट वॉज इंडिस्पेंसिबल नीड ऑफ द आवर। सो देखिए ना, यह एक बड़ा ही सकारात्मक जो लक्षण है कि हमारे देश के कानून समय के साथ बदल रहे हैं। बिल्कुल। उनका मूल रूप वही है, उनका मूल उद्देश्य वही है कि उपभोक्ताओं के हितों की बेहतर सुरक्षा, और हर सरकार का यह कर्तव्य है। तो उनके मूल उद्देश्य को बिना परिवर्तित किए जो समाज के परिवर्तन है उसके मुताबिक कानून को ढाल देना ही एक सरकार का कर्तव्य है, जो सरकार ने बड़े ही प्रभावी ढंग से किया है। सर, इसी से मेरा एक और सवाल पैदा होता है, जो ये हमारी प्रेडेसेसर लॉ थी, क्या इसको रिपील किया गया या इसी में अमेंडमेंट लाके नई लॉ ला दी गई है? जी, इसके बारे में चांदनी जी मैं यह बताना चाहूंगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अपने आप में एक इंडिपेंडेंट लॉ है। हालांकि अगर हम एज अ होल देखें, इसको समूचे तौर पर देखें, इसकी समग्रता को देखें, तो जो पुराना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 वाला है, उसको पूरा इसने
प्रतिस्थापित कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि इस कानून की आखिरी धारा में, यानी कि 2019 के कानून की आखिरी धारा में इस बात का स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया गया है कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है उसका निरसन किया जाता है, दैट इज हियर बाय रिपील्ड, सो इट इज अ रिपीलिंग स्टैट्यूट। ओके सर। तो अब पुराने कानून की जगह हम नए कानून के अंतर्गत ही उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण की बात करेंगे। वही जो नया कानून है उसके अंतर्गत ही जो न्यायालय हैं, जो हमारे कमीशंस हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स जिनको हम बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, वो इस नए कानून के अंतर्गत ही नए मुकदमों का निवारण करेंगी, उनकी सुनवाई करेंगी। तो सर इसी के साथ हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको हम सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, हमारे जितने भी लॉज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही ड्राइव होते हैं। तो आप हमें ये बताइए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इंटर रिलेशन है? बड़ा ही हालांकि प्रश्न जटिल है, और जहां तक संविधान की बात आप कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ अ लैंड, ऑफ अ नेशन। एक राष्ट्र का सर्वोच्च कानून जो है वो उस देश का संविधान होता है। तो जब आप संविधान की प्रस्तावना को देखते हैं तो उस प्रस्तावना का जो पहला वचन, जो पहला उद्देश्य प्रस्तावना में इंगित किया गया है, जिसका उल्लेख किया गया है, वो है न्याय, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। न्याय की विचारधारा, न्याय की संकल्पना आप कह सकते हैं। और जब न्याय की बात आती है उसके बाद में एक शब्द आता है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति के जीवन की गरिमा। तो अब आप देखिए कि जब एक व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई से कोई वस्तु का क्रय करता है, खरीदारी करता है, और अगर उसको उस वस्तु में कोई दोष मिलता है या वो कोई सेवाएं धारण कर रहा है और उन सेवाओं में कोई कमी पाई जाती है, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग में अगर आपके बैठने की सीट ऐसी है कि आपके बैठने से आपके कपड़ों का नुकसान हो गया, या आपकी यात्रा के दौरान आपका सामान चोरी हो गया, तो इट इज अ काइंड ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विस, सेवाओं में कमी। तो अब जब सेवाओं में कमी है या खरीदी गई वस्तु में कोई कमी है, वह वस्तु दोषपूर्ण निकली, तो ऐसी दशा में उस कंज्यूमर को, उस उपभोक्ता को उसके द्वारा चुकाए गए मूल्य का महत्व तो मिला नहीं जी। उसको उसके द्वारा चुकाए गए मूल्य की एवज में वस्तु तो सही मिलनी चाहिए थी, वस्तु प्रॉपर क्वांटिटी में होनी चाहिए थी, उसकी क्वालिटी वही होनी चाहिए थी, और उस वस्तु के इंग्रेडिएंट्स की उसकी जानकारी होनी चाहिए थी। तो ऐसे कुछ अधिकार हैं जो हर उपभोक्ता के, हर कंज्यूमर के जो इकोनॉमिक लाइफ है उसकी, जो इकोनॉमिक राइट्स हैं, अगर जो इकोनॉमिक राइट्स वायोलेट होते हैं तो निश्चित तौर पर उसको इकोनॉमिक इनजस्टिस का शिकार होना पड़ता है। इसलिए प्रत्यक्ष तौर पर संविधान में व हमारे उपभोक्ता संरक्षण कानून जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में एवं कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो लॉज हैं, इनमें डायरेक्ट रिलेशन है, ताकि हमारे उपभोक्ताओं को सस्ता, सुलभ व सुविधाजनक न्याय उपलब्ध करवाया जा सके, और जो हमारे संविधान में न्याय की संकल्पना है, उस संकल्पना को इस भारत के आम नागरिक, आम उपभोक्ता तक पहुंचाया जा सके। ये तो सर आपने बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रिलेशन है। मैं आपसे अब ये भी पूछना चाहूंगी, जैसे कि हम ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं, लॉ ऑफ ऑल द लॉज बोलते हैं उसको, ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट क्या है इसका और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का क्या इंटर रिलेशनशिप है? जब आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ज्यूरिस्टिक रैशनले की बात करते हैं, उसके ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एथोस की बात करते हैं, तो मुझे याद आ जाता है सर डीन रॉस्को पाउंड का जो एक सोशल इंजीनियरिंग जी सर का कंसेप्ट था। मुझे याद आ जाता है इहरिंग का सामाजिक निर्वहन का सिद्धांत, लिविंग लॉ का सिद्धांत।
इसके साथ ही मुझे याद आ जाता है ड्यूगिट का सामाजिक समेकता का सिद्धांत, यानी सामाजिक सुदृढ़ता, डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल इंटरडिपेंडेंस, कि आज वर्तमान दौर में कोई भी व्यक्ति अपनी सारी जरूरतों की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता है। वह अपनी जो जीवन की दिन प्रतिदिन की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर है। एक अध्यापक अपने सैलरी के लिए, अपने वेतन के लिए दूसरों पर निर्भर है, जैसे कि वेतन एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाएगा, पढ़ाएगा वो बच्चों को, बच्चे शिक्षा के लिए अध्यापक पर निर्भर हैं। मुझे किसी मंजिल पर जाना है तो यात्रा के लिए मुझे परिवहन के साधन चाहिए, और जो परिवहन के साधनों का मालिक है वो यात्रियों पर निर्भर है। तो इस तरह से पूरा जो समाज का ताना बाना है, समाज का हर व्यक्ति किसी न किसी तरीके से दूसरे पर निर्भर है, जिसको हम सामाजिक अंतर्निर्भरता का जी सर, सिद्धांत कहते हैं। तो अब जब बात आती है सामाजिक अंतर्निर्भरता की, तो यह जरूरी है कि जो उपभोक्ता है उसके अधिकारों का, उसके जो हित हैं उसका शोषण ना किया जाए। जो वस्तु का निर्माता है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, सेवा का प्रदाता, वो कहीं यह ना हो कि अपने आर्थिक लाभ के लिए उपभोक्ताओं के हितों का परित्याग कर दें या उपभोक्ताओं के हितों का शोषण करें। तो उस शोषण के विरुद्ध सुरक्षा के लिए यदि हम, जो जूरिस्प्रूडेंस आपने पूछा, हम उसके बेसिक लॉ की बात करें, जो उसके एक मूल सिद्धांत है वह है सोशल इंजीनियरिंग, कि आपस में टकराने वाले सामाजिक हितों में एक समन्वय स्थापित करना, एक सामंजस्य स्थापित करना, एक तालमेल स्थापित करना, कि कंज्यूमर ट्रेडर को मूल्य दे रहा है उस वस्तु के बदले में जो उसने खरीदनी है। तो यहां कंज्यूमर का भी यह कर्तव्य क्या है कि वो उस वस्तु की उचित कीमत अदा करे, चाहे वह कैश है, चाहे वह उधार है, या हायर परचेज एग्रीमेंट के तहत है। और दूसरी ओर जो ट्रेडर है उसका भी यह कर्तव्य है कि वह उसे उचित मूल्य पर वो वस्तु उपलब्ध कराए और वस्तु में कोई डिफेक्ट ना हो, और इसके साथ साथ वस्तु की जो क्वांटिटी है, वस्तु के जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो उस वस्तु के बीच में डाले गए हैं, उन सब की जानकारी उस उपभोक्ता को उस वस्तु की लेबलिंग पर, उस वस्तु की पैकिंग पर अंकित करके दे, ताकि और उसकी मात्रा कितनी है, वह 500 ग्राम है, वह 100 ग्राम है। आपने एक पेस्ट खरीदा, पेस्ट के अंदर जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसके ऊपर लिखे होते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है, मैन्युफैक्चरर का एड्रेस लिखा होता है, इसके साथ साथ उसकी जो यह भी लिखा होता है कि बेस्ट बिफोर यूज, दीज आर द राइट्स ऑफ कंज्यूमर। तो अब इनके पीछे अगर आप विधान पालिका का, कानून के निर्माताओं का उद्देश्य देखें तो वह क्या है कि हो सकता है कि विक्रेता के द्वारा उपभोक्ता के अधिकारों का हनन किया जाए, या उसको दोषपूर्ण कोई गुणहीन वस्तु विदाउट क्वालिटी उसको बेच दी जाए पैसा कमाने के उद्देश्य से, तो वह उपभोक्ताओं के हितों का शोषण होगा। तो उस शोषण के विरुद्ध संरक्षण देने के लिए अगर हम इसके अंतर्निहित सिद्धांत को देखें तो वह निश्चित तौर पर मैं यह कहूंगा कि सोशल इंजीनियरिंग बाय रॉस्को पाउंड, इट इज डायरेक्टली एप्लीकेबल। जी सर। सर, इसी के साथ हम अपने अगले सवाल पे बढ़ते हैं। आप मुझे बताइए कि कंज्यूमर होता कौन है? क्या कि कोई जेंडर स्पेसिफिक लिमिटेशंस है इस पे, या कोई एज स्पेसिफिक लिमिटेशंस है इस पे? जो हमारा एक्ट है इसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर की क्या डेफिनेशन है? जो एक्ट 2019 के अंतर्गत डेफिनेशन दी गई है वो धारा 2 उपधारा 7 के तहत कंज्यूमर जो शब्द है उसकी परिभाषा दी गई है, और मैं उसको आपके सामने और दर्शकों की सुविधा के लिए बड़े ही सरल शब्दों में प्रेजेंट करनी चाहूंगा कि हर वह व्यक्ति, अब आप इस पर ध्यान दें, हर वह व्यक्ति जो किसी मूल्य के बदले, किसी कीमत के बदले किसी वस्तु को क्रय करता है या सेवा को प्राप्त करना चाहता है,
और सेवा का वह मूल्य चुकाता है, वस्तु का वह मूल्य चुकाता है, या चुकाने का वायदा करता है, या वह किस्तों में चुकाता है, वह कंज्यूमर है। बशर्ते कि उसने उस वस्तु को जो खरीदा है या उस सेवा को जो प्राप्त किया है वह वाणिज्यिक उद्देश्यों से नहीं किया है, यानी कि कमर्शियल पर्पज से नहीं किया है। यह एक परंतुक यानी प्रोविजो क्लॉज दिया गया है कि द पर्सन हु परचेजेस द थिंग्स और हु हायर द सर्विसेज फॉर द कमर्शियल पर्पजेस कैन नॉट बी कवर्ड विद इन द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। और इसके आगे एक फिर अपवाद दिया गया है। उस अपवाद में क्या है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी लाइवलीहुड, अपनी आजीविका के लिए कोई वस्तु क्रय की है या सेवा प्राप्त की है तो वह कंज्यूमर की डेफिनेशन में आएगा। और अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल देना चाहूं कि एक फोटोस्टेट मशीन खरीदता है एक व्यक्ति और उस फोटोस्टेट मशीन पर ही उसका व उसके परिवार की आजीविका निर्भर है, वह कंज्यूमर है। परंतु एक बड़ी फर्म का जो मालिक है वह 10 फोटोस्टेट मशीन खरीदता है और उन 10 फोटोस्टेट मशीनों के अलावा उसका बहुत बड़ा कारोबार है, और वह जो उन 10 फोटोस्टेट मशीनों को खरीदता है वह उसको कमर्शियल पर्पज से यूज करता है, यानी उसका जो फोटोस्टेट का काम है वो बड़े लार्ज स्केल पर है, तो वह कंज्यूमर नहीं है। कंज्यूमर कौन है? जो लाइवलीहुड के लिए खरीदता है या अपने खुद के निजी व्यक्तिगत प्रयोग के लिए खरीदता है, वह कंज्यूमर है। तो सर जाते जाते आप हमें एक और सवाल का जवाब देके जाइए। हमने इतने राइट्स के बारे में बात कर ली, हमें डिफाइन कीजिए कि क्या क्या है ये कंज्यूमर राइट्स, क्या क्या अवेलेबल है कंज्यूमर्स के पास। इस एक्ट के माध्यम से कंज्यूमर के राइट्स की प्रोटेक्शन का प्रश्न है, तो पहले तो यह जानना जरूरी है कि इस एक्ट में जो 6 तरह के प्राइमरी कंज्यूमर राइट्स हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। तो ये 6 अधिकार वही हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की प्रीएम्बल में दिए गए थे। अंतर सिर्फ इतना है कि उस वक्त ये प्रीएम्बल में दिए गए थे, अब ये डेफिनेशन क्लॉज में शामिल कर दिए गए हैं। तो वह 6 अधिकार हैं, जैसे कि सुरक्षा का अधिकार, कि हर उपभोक्ता को यह सुरक्षा का अधिकार है कि अगर उसके द्वारा खरीदी गई वस्तु या धारण की जाने वाली सेवा में जी सर, कोई कमी है और उस कमी की वजह से उसकी जान, उसकी माल, उसकी संपत्ति का किसी तरह का कोई नुकसान होता है दोषपूर्ण सेवा या दोषपूर्ण वस्तु के चलते, तो उसके विरुद्ध उसे सुरक्षा का अधिकार है, नंबर 1। तो नंबर 2 है सूचना का अधिकार, कि जो भी वस्तु कोई व्यक्ति खरीद रहा है उस वस्तु के बारे में उपभोक्ता को पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाना, यह मैन्युफैक्चरर, होलसेलर एवं रिटेलर का आत्यंतिक यानी एब्सोल्यूट उनकी ड्यूटी है। कि वस्तु, जैसे आप पेस्ट खरीदते हैं, पेस्ट पर आप हर चीज को पाएंगे, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उसके इंग्रेडिएंट्स, बेस्ट बिफोर यूज, एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, कस्टमर केयर। तो ये कुछ जानकारियां हैं और इन जानकारियों का दिया जाना कानूनी तौर पर अब अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि हर उपभोक्ता को सूचना का अधिकार है कि वह जो भी खरीदता है उसमें क्या क्या तत्व, क्या क्या चीजें मिलाई गई हैं, उसको पूर्णतया सूचित किया जाए। और सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, और तीसरा अधिकार है मूल्य का, मूल्य जानने का अधिकार कि और वो मूल्य कॉम्पिटिटिव है, प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर क्वालिटेटिव जो वस्तु है, जो सेवाएं हैं, उसका प्राप्त करने का अधिकार। तो जो मूल्य है वो वस्तु के ऊपर प्रिंट होना चाहिए, उल्लिखित होना चाहिए। चौथा है कि यदि किसी वस्तु में कोई दोष पाया जाता है या सेवा में कोई कमी पाई जाती है तो उचित मंच पर, न्यायिक मंच पर उचित सुनवाई का अधिकार। अगर उस उपभोक्ता के अधिकारों का शोषण हुआ है
और वह इसका निवारण करना चाहता है, शिकायत करना चाहता है, तो उसके लिए इस कानून के तहत कुछ एजेंसीज उपलब्ध करवाई गई हैं और उन एजेंसीज में जाके जो स्टेट के द्वारा ओन है, स्टेट के द्वारा स्थापित की गई हैं, और उन एजेंसीज में जाके वह उपभोक्ता जो कि कंज्यूमर है वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है। और पांचवा है विधिक उपचार का अधिकार, यानी लीगल रेमेडी। वो उस वस्तु को वापस भी कर सकता है, उस वस्तु को वापस कर अपना पूर्ण मूल्य भी प्राप्त कर सकता है, वस्तु के रिप्लेसमेंट के लिए भी बुलवा सकता है, और अगर उस व्यक्ति की जान या संपत्ति का नुकसान हुआ है तो उसका मुआवजा भी वह अदालत के माध्यम से, जो उपभोक्ता न्यायालय हैं उनके माध्यम से वह वसूल कर सकता है। और छठा अधिकार है जागरूकता का अधिकार। और ये सारे जो अधिकार हैं निश्चित तौर पर यह सह संबंधी हैं कर्तव्यों के, और सरकार का यह कर्तव्य है कि इन 6 के 6 अधिकारों की अनुपालन के लिए व्यवस्था को सृजित करे, व्यवस्था को स्थापित करे। और इसी के चलते अब आप देखते हैं जागरूकता के अधिकार के चलते हुए कि आपने अक्सर टेलीविज़न पर और जनसंचार के माध्यमों में, रेडियो पर और FM रेडियो चैनल्स पर भी देखा होगा, जागो ग्राहक जागो, भारत सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी। तो यह उपभोक्ता के इस जागरूकता के अधिकार के अनुपालन करवाने के लिए जो सरकार के द्वारा प्रयास किए जाते हैं, इस तरह से इन जो लॉज हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उनके तहत इन अधिकारों के अनुपालन की सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है। जी सर। तो इसी के साथ हम आते हैं हमारे प्रोग्राम के एंड पे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये फर्स्ट एपिसोड हमारी लीगल अवेयरनेस सीरीज जिसका नाम है कायदा कानून बहुत पसंद आया होगा। मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे लीगल एक्सपर्ट सर का, प्रोफेसर डॉक्टर तरुण अरोड़ा जी का। आप हमारे साथ बने, आपने समय दिया और हमें इतना जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप भी हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।